नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आप देख रहे हैं डीआरबी न्यूज़। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके पीछे कारण कई सारे हैं। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसका पालन नहीं करना एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है कि कोरोना को काबू में किया जाए, साथ ही साथ कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी बीच जो लॉकडाउन की परिस्थिति हुई है उससे लगातार दुकानदार और साथ ही साथ जो व्यापारी है उसके साथ आम जनता परेशान हो रही है। लॉकडाउन क्या आखिरी विकल्प है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मंसूर शेख जी मौजूद हैं, जो समाज सेवक है और साथ ही साथ फाउंडर है संविधान बचाओ मंच के। मंसूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्या जो लॉकडाउन है वो आखिरी विकल्प है? नहीं, लॉकडाउन आखिरी विकल्प नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा जब कोरोना महामारी पूरे विश्व में और देश में आई और लास्ट ईयर हमारे प्रधानमंत्री जी ने मार्च में एक पहले जनता कर्फ्यू, फिर उसके बाद लॉकडाउन की घोषणाएं की। उस लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि किस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी की पूरी चरमरा गई। उसमें लोगों के पास ना खाने का विकल्प था, ना कहीं रहने का विकल्प था। जो प्रवासी मजदूर थी उनकी कैसे दुर्गति हुई, ये सब हम लोगों ने, तमाम लोगों ने सड़कों पर देखा कि उनको अपने गांव 1600, 1700, 2000 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ा। तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होना, सरकार की तरफ से कोई मेडिकल एड नहीं होना, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ वचन भी नहीं होना कि लोगों की जो सहायता के लिए आ गया है। पिछले साल भी लोगों ने खुद सपोर्ट किया एक दूसरे को, हर धर्म जात से ऊपर उठ के लोगों ने इंसानियत के लिए काम किया। तमाम लोगों ने मिलजुल कर कहीं ना कहीं, किसी ने राशन बांटा, किसी ने खाना बांटा, किसी ने प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ काम सेवाएं की। तो लेकिन सरकार की तरफ से वो चीज़ें नहीं मिली। अगर लॉकडाउन उस सूरत में सरकार लगाए जिस सूरत में सरकार लोगों को प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिकल जो उनकी कंडीशन आज खराब हुई है वो अगर प्रोवाइड करने का काम करती है तो सरकार लॉकडाउन लगाए। प्रवासी मजदूर का आपने जिक्र किया है। जिस तरह से पिछली बार जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, अब उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल रही है। यदि लोकमान्य तिलक टर्मिनस की बात की जाए तो वहाँ पर एक बार फिर से जो प्रवासी मजदूर है उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। घबराहट लोगों के बीच है कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है, नहीं लग सकता है। जो घबराहट है, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं ये दोबारा लौट कर वापस मुंबई आ पाएंगे? क्योंकि पिछली बार के जो आंकड़े सामने आए थे उसमें ये बताया गया था कि 20% जो प्रवासी मजदूर थे वो वापस लौटकर मुंबई नहीं आए, केवल 80% ही मजदूर वापस लौटकर आ पाए थे। इसका भुगतान महाराष्ट्र को भी करना पड़ रहा है, महाराष्ट्र सरकार को भी करना पड़ रहा है और अर्थव्यवस्था को भी करना पड़ रहा है। यदि ये प्रवासी मजदूर जाते हैं और यदि लौटकर नहीं आएंगे तो कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, आज आपको भी पता है तमाम लोगों के, जो भी देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था चलती है ये मजदूर और किसान भाइयों के कंधों पर ही चलती। अगर ये तबका कहीं ना कहीं सफ़र होता है तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मुश्किल में आती है और परेशानी होती है। पिछले साल भी जो मजदूर यहाँ से गए थे उनको तो अपना पेट पालना है, उनको तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, उनके पास कोई एसेट और कुछ बैंक सेविंग्स नहीं है कि वो घर जाके वहाँ से अपने पैसों से अपने लोगों को खर्चा चला लेंगे। तो बम्बई से जाएंगे, किसी और शहर में बसेंगे, किसी और शहर में अपनी रोजी रोटी की तलाश करेंगे। तो जब वो अगर वहाँ पे 20% जो आपने बताया, 20% लोगों ने दूसरे शहरों के अंदर कहीं जाके रोजगार अपना इंतजाम कर लिया होगा। और इसकी तमाम तर जिम्मेदार प्रशासन और सरकार है, क्योंकि सरकार को उनके लिए व्यवस्थाएं करना चाहिए थी। रेलवे स्टेशंस खाली थे, उनमें उनको रखा जा सकता था। बहुत सी ऐसी जगह थी जो पूरी खाली हो गई थी लॉकडाउन में, तो वहाँ पे उनको रख के उनके भोजन का और उनके रहने का जरिया सरकार कर सकती थी। लेकिन सरकार ने सीधा सीधा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन लोगों ने सरासर हाथ उठाने का काम किया प्रवासी मजदूरों के ऊपर से। इसकी वजह से आज उनकी इतनी दुर्गति हुई और इसी वजह से हम लोग ओवरऑल पूरी जो इकोनॉमी है महाराष्ट्र की और सेंट्रल की वो सफ़र कर रही है उस वजह से। जी, केंद्र और राज्य सरकार की बात की आपने जिक्र किया है। केंद्र सरकार की यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे लॉकडाउन अभी फ़िलहाल देश भर में नहीं लगाने वाले हैं। राज्य में जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, महाराष्ट्र में जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के, जिसकी वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू के बाद धारा 144 भी लगा दी गई है। धारा 144 की वजह से जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, वो अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। इसका कितना नुकसान आपको लग रहा है? हालांकि आंदोलन की भी चेतावनी व्यापारियों ने दे दी है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। जो राज्य सरकार ने सबसे पहले तो जो असमंजस की स्थिति बनाई है देश पूरे राज्य के अंदर, वो बहुत खतरनाक है। अब सेंट्रल का तो बहुत बड़ा रोल इसके अंदर नहीं है, क्योंकि पूरे देश में तो लॉकडाउन की हालत नहीं है और बहुत से स्टेट ऐसे जहाँ पे शायद कोरोना केसेस बहुत कम है। कुछ राज्यों के अंदर है, महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में और शायद मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा तो आंकड़े भी महाराष्ट्र के ऊपर है। तो महाराष्ट्र के राज्य सरकार को इस पर
सोचना समझना चाहिए कि भाई हम लोगों को किस तरह से इसको निपटना है। या तो आप लोगों को वैक्सीन दीजिए, या तो आप लोगों को मेडिकल एड फराम कीजिए। अभी बाबा हॉस्पिटल में भी तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80% जो हम लोग कुरला में रहते तो पता है कि बेड्स फुल हो गई है। अब यहाँ से जो पेशेंट आएंगे वो किधर जाएंगे। प्लस लॉकडाउन लगाने के बाद जैसा हमने पिछले टाइम भी देखा, खाने के प्रॉब्लम्स हो गए लोगों को, मेडिसिन का प्रॉब्लम हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो गया, तो इस तरह की हालत फिर वापस हो जाएगी। अब इसके अंदर जो 2020 में जिन लोगों की भी सेविंग्स थी थोड़ी बहुत, वो लोगों ने उस तरह से अपनी जीवन शैली को चलाया, लेकिन अब वो चीज़ें तमाम तर खत्म हो चुकी है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके। अब 2021 में वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करेंगे। जो एक व्यवसायी अपना कारोबार चलाता है वो अपने रेंट कैसे देगा, अपने लोगों को जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से मैनेज करेगा, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करेगा, तो पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। क्योंकि पिछले साल उसके पास कुछ सेविंग्स थी, पहले टाइम ऐसे हालात आए थे तो लोगों ने कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया। लेकिन अब दोबारा अगर सरकार इस तरह की कोई करेगी तो डेफिनेटली लोग रोड पे सड़कों पे आएंगी, क्योंकि आज उनके पास कोई पर्याय नहीं बचता है। जी बिल्कुल मंसूर जी, एक ये भी पहलू देखा जाए, ये तो सरकार की ओर से हमने देखा है, लोगों की भी जिम्मेदारी थी। जिस तरह से जब लॉकडाउन खोला गया उस वक्त में ही ये जो गाइडलाइंस थी वो जारी की गई थी। लोगों को कहा गया था कि लॉकडाउन की वजह से जो परिस्थिति आई थी वो दोबारा ना आए, इसलिए उन्होंने गाइडलाइंस जारी किए थे, जैसे मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना। आपको नहीं लगता है कि लोगों ने धीरे धीरे समय के साथ ये सभी चीज़ें छोड़ दी, इस वजह से ये परिस्थिति आज उत्पन्न हुई है? नहीं, लोगों ने अगर ये चीज़ें अगर आप लोगों पे सरकार डालती है, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों की वजह से इसके अंदर चीज़ें हुई हों। लेकिन मैं आपको अभी बताऊं कि कई जगहों पर महाराष्ट्र में जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर जाते हैं जो मास्क तक नहीं पहनते, जो गर्दी के अंदर जाते हैं। कई धार्मिक स्थलों पर भी, मैं किसी को खास तरफ नहीं विषय वो करना चाहूँगा, लेकिन कई धार्मिक स्थलों पर भी नेता और दूसरे लोग पहुँचते हैं, यहाँ पर सब चीज़ें हो रही हैं, ना उस पर मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाता है। इवन कल परसों मैंने न्यूज़ में देखा कि मीरा भाईंदर में गीता जैन MLA उन्होंने किसी शॉप का इनोग्रेशन किया अभी इस हालात के अंदर। तो जब नेता उस तरह से अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, तो लोग किस तरह से अवेयर होंगे। और सरकार के पास, प्रशासन के पास दूसरी चीज़ें भी है। अगर लोग नहीं सुन रहे हैं तो आप उनको समझाइए, आप उनको छोटा मोटा फाइन दीजिए, कुछ इस तरह से उनको अवेयर कीजिए ताकि लोग उन सब चीज़ों से हटके यहाँ पे। लेकिन सरकार तो गई है ना, हाँ, फाइन तो नहीं, फाइन तो करोड़ों के हिसाब से लगाई गई है, लेकिन लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। लोगों को आप तमाम चीज़ें लोगों पे नहीं थोप सकते। सरकार की तरफ से क्या ऐड है, क्या सहायता है लोगों के लिए, क्या सरकार अपनी तरफ से कुछ लोगों को दे रही है। आज आप देश, अपनी हिंदुस्तान की बात छोड़िए, भारतवर्ष की, आप कनाडा में देखिए, UK में देखिए, US में देखिए, उन लोगों ने बाकायदा इकोनॉमिक बजट दिए लोगों को, इकोनॉमिक सहायताएं दी। जिन लोगों की कंपनी थी उनको 80% 90% तक का फंड्स दिया गया वहाँ पर। लेकिन आज देश में देखिए क्या होता है, प्रवासी मजदूरों के साथ क्या हुआ, छोटे मोटे जो व्यवसायी के उनके साथ क्या हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2020 के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, कुछ ऐसे खास बिजनेसमैन हैं जिन लोगों की संपत्ति के अंदर 60-70% की वृद्धि हुई, जो फार्मास्यूटिकल में भी नहीं है कि चलो हालात के हिसाब से फार्मास्यूटिकल का बिजनेस बढ़ गया, दूसरे बिजनेस है तो वो कैसे बढ़ते हैं, उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है। सरकार को लोगों के तई ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, ज़्यादा जुड़ाव की ज़रूरत है। अवेयरनेस की ज़रूरत है, लगातार अवेयरनेस किया जा रहा है। और जिस तरह से आपने बताया है कि फंड्स जो है वो कुछ व्यवस्था इस तरह की करनी चाहिए थी ताकि लोगों को सहायता मिल सके। फंड्स के जहाँ तक आपने जिक्र किया है, दुकानदार और व्यापारियों की ये भी एक समस्या है कि जो उनसे टैक्सेस वसूले जा रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं की गई है, जबकि उनके कारोबार को भी नहीं चलाने की परमिशन दी जा रही है। ऐसे में वो व्यापारी क्या करेंगे जिन्हें टैक्स भी देना है और अपना व्यापार भी चलाना है? नहीं, जिनको इलेक्ट्रिसिटी, आप देखिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई छूट नहीं दी गई किसी तरह से, बच्चों की स्कूल की फीस में कोई छूट नहीं दी गई किसी तरह से। ट्रांसपोर्टेशन देखिए आप, जो पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते थे, अब कहीं ट्रेन बंद है, कहीं बसेस कम है, ऑटो रिक्शास कम है, तो उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी महंगा हो चुका है, पेट्रोल के प्राइसेस सबको जग जाहिर है। तो इन सब चीज़ों के खर्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो टैक्स भरता है, जो हमारा व्यवसाय, जो इकोनॉमी को हमारी संभालता है, जो हमारा बिजनेस पूरा सेक्टर है, उन लोगों को कोई राहत देने का काम ही नहीं की। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 20,000 करोड़ का पिछले साल जो वादा किया था, मुझे लगता नहीं कि वो कोई ज़मीन पे आया और कोई ज़मीनी हकीकत बना। इवन राज्य सरकार ने भी ऐसी कोई स्कीम नहीं दी है जो लोगों तक डायरेक्ट आए। अब तो ये तक कहा जा रहा है कि 2 दिन, मैंने कल की आर्टिकल पढ़ा कि 3 दिन बाद वैक्सीनेशन सेंटर ऑलमोस्ट सब बंद हो जाएंगे। कुछ वैक्सीनेशन सेंटर ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। तो ये इस तरह के जब आप हालात देश के सामने रखेंगे और सरकारें असमर्थ हो गई है इसको हैंडल करने में, सीधी तौर पर। जी, सरकार असमर्थ हो रही है, ऐसा कहना है मंसूर शेख जी का। मंसूर जी, आप फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति है, ज़मीनी स्तर पर आपने काम किया हुआ है, जाहिर है लॉकडाउन के दरमियान भी आपने लोगों के घर घर पहुंचकर उनकी सहायता की है। यदि फिर एक बार इस तरह की तस्वीर ना बने, इसके लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे?
नहीं, अगर ये तस्वीर तो हम नहीं चाहेंगे, अल्लाह से, ईश्वर से हम ये दुआ करेंगे कि इस तस्वीर किसी भी हाल में ना बने, क्योंकि हमने पिछले साल देखा कई लोग जो हमारे बीच में आज नहीं हैं और कई लोगों को दूसरे कई प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो ना बने। और इसमें ये दो तरफा चीज़ें हैं। एक तरफ तो लोगों को भी समझना होगा कि हमको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, एक दूसरे से थोड़ा गैप रख के चलना है। और अगर किसी को इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं कोविड के, जो हमको आज तो सबको पता है कि भाई कि क्या क्या लक्षण होते हैं उसके, तो वो जाके अपना चेक कराए। जो बूढ़े लोग हैं 45 के ऊपर, वो वैक्सीन अपना ले जाकर, तो ये लोगों की जिम्मेदारी है। जो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार एक बजट देने का लोगों को काम करे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करे उनके अकाउंट के अंदर, और उनको बिजली पानी की सहूलत दे, उनको उसके अंदर कहीं वेव ऑफ करे, कहीं फंड्स दे अदानी को या BST को या रिलायंस को, जो भी सर्विसेज है उनको वहाँ से कुछ ऐसा सहायता दे ताकि उनकी बिजली के बिल कम हो। स्कूल वालों को समझाएं कि भैया आप फीस मत दीजिए, नॉर्मल फीस लीजिए, और बाद में अगर उसको आप आगे बढ़ा सकते हो अगले साल में तो वो कीजिए। और लोगों को डायरेक्ट फंड देने का काम सरकार करे। और व्यावसायिक तबके के लिए भी सरकार को ये करना चाहिए कि उनको भी एक अच्छा फंड देना चाहिए, ताकि उनकी ज़रूरतें जो है वो पूरी हों, और एक समाज के अंदर जो इकोनॉमी हमारी पूरी तरह से अभी एक ठप होने की कगार पे जा रही है, वो कहीं ना कहीं बचे। इसके अलावा लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, उन लोगों से जो खासकर कोरोना से ज़्यादा अपने आप खुद के दुश्मन जो है वो पुलिस को मान रहे हैं? जब पुलिस देखते हैं वो लोग तो भाग जाते हैं या फिर मास्क लगा लेते हैं, लेकिन पुलिस के वहाँ से जाने के बाद जो पुलिस कर्मचारी है, जो ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं, उनके जाने के बाद फिर एक बार वही हालत में दोबारा लौट जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि पुलिस जो है वो हमारी सहायता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। आप लोग पुलिस को देख के मत कीजिए कि मैं मास्क पहन लूँ, या पुलिस को देख के मैं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करूँ। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में अब ये लाइफ स्टाइल को लाना पड़ेगा, क्योंकि जो कोरोना बीमारी है कब ख़त्म होगी, क्या होगी, इसकी कोई एक तय लिमिट नहीं है। तो हम लोगों को उससे निपटने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी हम पब्लिक प्लेस में, चाहे मास्क पहने, घर में चाहे सैनिटाइज करें अपने आप को पहले, अगर हमारे बुजुर्ग घर में तो उनका ख्याल रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। पुलिस सिर्फ है, अगर पुलिस आपको पकड़ भी लेगी तो आपको फाइन मार देगी, लेकिन और छोड़ देगी, लेकिन कल आपको अगर कोरोना हो जाता है या आपके घर में किसी को आपकी वजह से हो जाता है, तो उसके लिए तो कोई भुगतान नहीं है। तो जो पुलिस है वो आपकी सहायता और सुरक्षा के लिए है। वो आपको जो चीज़ें हैं, जो मापदंड WHO ने और गवर्नमेंट ने और मेडिकल स्टाफ ने या मेडिकल मिनिस्ट्री ने तय की हमारी, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। और साथ ही साथ पुलिस से भी एक छोटा सा निवेदन है कि पुलिस भी लोगों को देखे कि मतलब बहुत सी चीज़ें हमने देखी, अभी मैं नाम लेके क्या मतलब बताऊँ आपको, कई ऐसे बड़े मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी रैलियों में मास्क तक नहीं पहने। तो पुलिस को भी समझना चाहिए कि जो आम आदमी है, अभी हमने कई वीडियोस देखे, कहीं पुलिस डंडा लेके चल रही है, कहीं किसको मारे, तो पुलिस को भी साथ ही साथ लोगों के तय थोड़ा सा विनम्रता दिखाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। फाइन आप मार दीजिए, थोड़ा उनको समझाइए, थोड़ा उस तरह से। ये दो तरफा चीज़ें हैं, हमको भी समझना होगा और पुलिस को भी समझना होगा। जी बिल्कुल, दो तरफा चीज़ें हैं और सभी को मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। जो परिस्थिति अब उत्पन्न हो रही है उसे आगे और ख़राब नहीं करना है, और जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है लगातार उसका पालन करते रहना है, ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। मंसूर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो मशहूर समाज सेवक भी है और साथ ही साथ समाज से जुड़ी कई सारे कार्य भी करते हैं। मंसूर जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जिस तरह से सरकार जो गाइडलाइंस जारी कर रही है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसे सरकार ने नहीं ला दी है, ये बीमारी है परिस्थिति के हिसाब से चल रही है। लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे जो गाइडलाइंस है, जैसे कि मास्क और सैनिटाइज़र के साथ साथ 2 गज की दूरी, इसका इस्तेमाल ज़रूर करते रहे और इन सभी गाइडलाइंस का पालन करें ताकि बीमारी से बचा जा सके। DRV न्यूज़ लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस बीमारी से बचने के लिए और परिस्थिति को और ज़्यादा ख़राब न करने के लिए गाइडलाइंस का पालन करें और साथ ही मास्क का उपयोग समय समय पर करते रहे। घरों से बाहर जब भी निकले मास्क और सैनिटाइज़र अपने साथ अवश्य रखें। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे अनिल सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।